मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और जैसा कि हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, क्लास 12 टर्म 2 के लिए हम एक क्रैश कोर्स लेकर के आएंगे ताकि आप लोगों की रिवीजन जल्दी जल्दी हो सके। तो उसी में आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। एक यूनिट, बहुत छोटी सी यूनिट है लेकिन अच्छी इंपॉर्टेंट यूनिट है। यूनिट का नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो इसकी स्टडी अपन लोग शुरू करेंगे आज। डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो डुअल नेचर की चर्चा करते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा जरा इसके बारे में जो इतिहास है वो इसका समझ लेना हम लोगों को बहुत जरूरी है कि व्हाट डज द हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट द डुअल नेचर बेसिकली। तो इस चीज की शुरुआत अगर हम देखें तो सबसे पहले शुरुआत करी थी भाई न्यूटन ने। न्यूटन ने एक थ्योरी दी जिसका नाम था कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, और न्यूटन ने कहा कि भाई लाइट जो है ना एक पार्टिकल होती है। और उसके बाद में एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम हुआ हाइजन, और हाइजन ने कहा कि नहीं भाई लाइट जो है ना पार्टिकल नहीं है, लाइट जो है बेसिकली वो एक वेव है। जब उस टाइम पे क्या था कि न्यूटन एक बहुत ही रिनोड साइंटिस्ट थे, तो हाइजन की बात को किसी ने नहीं माना, और बेसिकली न्यूटन की बात को सबने सही कंसीडर किया, हाइजन की बात को किसी ने माना नहीं। तो ये थ्योरी थोड़ी सी दब गई। लेकिन उसके बाद में और भी एक्सपेरिमेंट्स हुए, लेकिन एक जो फाइट थी ना वो लोगों के बीच में, साइंटिस्टों के बीच में हमेशा जारी रही कि भाई लाइट पार्टिकल है या लाइट जो है वो एक वेव है बेसिकली। तो इस चीज का खात्मा जो किया वो एक वैज्ञानिक ने इस चीज को फिनिश किया। वैज्ञानिक का नाम था डी ब्रॉगली। और डी ब्रॉगली ने क्या काम किया, एक हाइपोथेसिस दी। क्या हाइपोथेसिस दी भाई डी ब्रॉगली ने? डी ब्रॉगली ने बोला साइंटिस्ट को कि भाई देखो एक काम करोगे आप लड़ो मत, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं। लाइट ना तो पार्टिकल है ना वेव है, बल्कि डी ब्रॉगली ने बोला कि लाइट दोनों है, लाइट पार्टिकल भी है और लाइट वेव भी है। बल्कि उसने ये बोला साथ के साथ कि ना केवल लाइट बल्कि यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाली हर चीज डुअल नेचर पजेस करती है। तो ये बेसिकली डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस थी। अच्छा, इसके बारे में एक दो चीज जो तुम्हें समझनी बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात कि यार हाइपोथेसिस क्या होती है, व्हाट डू वी बेसिकली मीन बाय हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को हम कहते हैं कि ये ना एक जनरलाइज्ड एक्सप्लेनेशन है विदाउट एनी एक्सपेरिमेंटेशन। में तुम लोगों को ना एग्जांपल के साथ में समझाता हूं हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो सडनली अभी ये लाइट चलनी बंद हो जाए, तो हमारे दिमाग में एकदम से क्या आएगा कि भाई लाइट चली गई या लाइट खराब हो गई, है ना। तो बेसिकली अब ये जो एकदम से आंसर आए हैं आप लोगों के दिमाग में, इसको हम हाइपोथेसिस बोलेंगे। बाद में हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं कि जैसे कोई दूसरी ट्यूब जला के देखो, अगर वो ट्यूब जल गई तो इसका मतलब आपकी जो ट्यूब है खराब हो गई, और अगर वो ट्यूब नहीं जली तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई चली गई है। तो हम जितना भी हाइपोथेसिस बनाते हैं उसको टेस्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सी हाइपोथेसिस सही है, उसके बाद कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो ऐसे ही मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस थी, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ डी ब्रॉगली ने किया नहीं, लेकिन उसने एक बहुत छोटी सी बात बोली। उसने कहा यार हर चीज ना बेसिकली बिहेव करती है वेव की तरह, और जो वेव होती है उसकी जो वेवलेंथ है उसका फार्मूला डी ब्रॉगली ने दिया कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में mv। The formula for the wavelength of the wave as given by D Broglie is lambda is equal to h upon में mv, जिसमें h को कहा गया प्लैंक्स कांस्टेंट। ये आप लोगों ने भाई बेसिकली केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। m is the mass of the body and v is the velocity of the body. So basically the main thing about De Broglie hypothesis is that the body must have some velocity. अगर तुम ध्यान से देखो और अगर मैं ये कह दूं कि यार बॉडी की जो वेलोसिटी है वो जीरो है, समझ मेरी बात को, अगर मैं कह दूं कि बॉडी की वेलोसिटी जीरो है तो इसका सीधा सीधा सा ये मतलब हो गया कि लैम्डा इनफाइनाइट हो जाएगा, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो इसका मतलब रुकी हुई बॉडी वेव की तरह बिहेव नहीं करती है, केवल चलती हुई बॉडी ही वेव की तरह बिहेव करती है। ये कहने का मतलब है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का। इसने इस डिबेट को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसने बोला हर बॉडी का ना डुअल नेचर होता है बेसिकली। हाँ, तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज होती हैं, जैसे एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है इस तरीके से बोर्ड के अंदर कि व्हाई द डी ब्रॉगली वेव्स एसोसिएटेड विद अ मूविंग फुटबॉल आर नॉट विजिबल। तो वो इसलिए विजिबल नहीं हो पाती है क्योंकि फुटबॉल जो है ना भाई उसका मास बहुत ज्यादा है ना, मास बहुत ज्यादा है तो वेवलेंथ बहुत छोटी बनती है तो वो दिखती नहीं है। ये डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस थी।
अच्छा, सवाल पैदा होता है कि भाई डी ब्रोगली को ये हाइपोथेसिस कैसे मिली, है ना, किस तरीके से उसको हाइपोथेसिस मिली। तो इस बात का प्रूफ क्या है? बेसिकली प्रूफ तो थ्योरेटिकल ही है, लेकिन थ्योरेटिकल प्रूफ क्या है आइए वो भी हम लोग समझते हैं। तो थ्योरेटिकल प्रूफ ये है भाई, जैसे आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्वेशन की बात करो तो E बराबर होता है भाई mc², इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी की बात करो तो E बराबर में होता है h न्यू, भाई इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अगर मान लो मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दूं, मैं कहूं फ्रॉम 1 एंड 2, क्योंकि दोनों ही LHS पर भाई एनर्जी है ना, तो RHS भी बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि h न्यू बराबर होगा भाई mc का स्क्वायर। h न्यू बराबर क्या हो जाएगा mc का स्क्वायर, और न्यू की जगह हम लिख सकते हैं भाई hc बटे लैम्डा बराबर mc का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, c ने c को मार दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बचेगा भाई लैम्डा बराबर h अपॉन में mc। फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, लैम्डा बराबर h अपॉन में mc। अब इसमें डी ब्रोगली ने क्या कहा कि सिंस एवरीथिंग cannot travel with the speed of light, क्योंकि हर चीज तो लाइट की स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकती, इसलिए हम रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेसिंग c with v। हम लाइट की स्पीड को रिप्लेस कर देते हैं v से, तो जो फॉर्मूला बना हम लोगों के पास में भाई वो बना लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में mv। सो बेसिकली द फॉर्मूला बिकम्स लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में mv। तो ये क्या बेसिकली डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस थी, और ये उसका थ्योरेटिकल प्रूफ है। इसमें एक दो बात बहुत ध्यान रखने की है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाते हैं एग्जाम में, है ना, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv पर भी आता है। इसके जो वेरियस फॉर्म्स हैं वेवलेंथ निकालने के लिए, उसके सारे फॉर्मूले ना मैं यहीं पे सम अप कर देता हूं, आप ये सभी फॉर्मूले याद कर लेंगे। इन सभी फॉर्मूलों के ऊपर बोर्ड के अंदर ना सवाल पूछेंगे, सारे फॉर्मूले डी ब्रोगली वेवलेंथ के। तो जो सबसे पहला फॉर्मूला तो जो अभी हम लोगों ने निकाला वो यही है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में mv। ये सबसे पहला फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में mv। और आप लोगों को पता होगा कि हम मोमेंटम भी लिख सकते हैं mv को, लीनियर मोमेंटम। तो हमने फॉर्मूला लिख दिया लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। ये इसी का एक दूसरा फॉर्म हो गया, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेपर में। तीसरा फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में अंडर रूट 2mk। यहां पे ध्यान देने वाली बात है, याद रखना, यहां पे k क्या है भाई, k है आपकी काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज k? k इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है भाई, k इज काइनेटिक एनर्जी। नंबर 4, एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में अंडर रूट 2mqv। ये फॉर्मूला आप तब यूज करेंगे जब आपको पोटेंशियल दिया रहेगा, ठीक है, ये फॉर्मूला आप तब यूज करेंगे जब आपको क्या दिया होगा, पोटेंशियल दिया होगा। तो लैम्डा का फॉर्मूला आ गया h अपॉन में अंडर रूट 2mqv। यहां पर v पोटेंशियल है और भाई q चार्ज है, ठीक है, v पोटेंशियल है और q चार्ज है। एक स्पेशल फॉर्मूला है फिफ्थ वाला, और ये फॉर्मूला केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के लिए लगता है। फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन में अंडर रूट v। आंसर जो आएगा वो एंगस्ट्रॉम में आएगा। v यहां पर मैं आपको बताऊं पोटेंशियल है, एंड फॉर्मूला इज वैलिड फॉर इलेक्ट्रॉन ओनली। ये बाकी के चार फॉर्मूले किसी के भी ऊपर लगाए जा सकते हैं बेसिकली, ठीक है, बाकी के चार फॉर्मूले किसी भी चीज के ऊपर, आप किसी भी बॉडी, किसी भी पार्टिकल के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये लास्ट वाला जो फॉर्मूला है ये केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के लिए ही लगाया जा सकता है। तो लैम्डा बराबर आ गया 12.27 अपॉन में अंडर रूट ऑफ v एंगस्ट्रॉम। अब एक चीज जो कायदे की है वो ये कि भाई डी ब्रोगली की ये हाइपोथेसिस थी, जैसा मैंने बताया हाइपोथेसिस का कोई प्रूफ नहीं होता। डी ब्रोगली ने थ्योरेटिकल प्रूफ दिया, लेकिन इसने कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया इस हाइपोथेसिस का। तो बेसिकली अब जरा इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के बारे में अपन लोग चर्चा करें। किसने दिया? ये हमारे सिलेबस में से हट गया है, पहले हुआ करता था लेकिन अब हमारे सिलेबस में नहीं है। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि डेविसन एंड जर्मर
डेविसन एंड जर्मर, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया इस चीज का। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट फेमस है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के नाम से। तो उन्होंने इस चीज का बेसिकली एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया। ये अब हमारे सिलेबस में नहीं है, कभी आएगा तो इसके बारे में अपन जो है चर्चा करेंगे। तो ये रहा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। उतारो इस चीज को, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। केस ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ फोटोन। सो बेसिकली अगर हम फोटोन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं द एनर्जी पैकेट ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ फोटोन। मतलब इनडायरेक्टली अगर समझा जाए तो लाइट फोटोन से मिलकर के बनी है। जरूरी क्या चीज है यार कि फोटोन की ना प्रॉपर्टीज पढ़नी जरूरी है। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, आ भी चुका है सीबीएसई में ये क्वेश्चन। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 की हम लोग बात करें तो हम कहेंगे भाई दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। प्रॉपर्टी नंबर 1 ये है भाई कि ये जो होती है बेसिकली जो फोटोन वगैरह जो है ये किसकी स्पीड से चलते हैं भाई, ये लाइट की स्पीड से ट्रेवलिंग करते हैं। सो दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लाइट की स्पीड ये फॉलो करते हैं। दूसरी बात जो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इनकी कि इनका जो रेस्ट मास होता है वो 0 होता है ना। किसी भी बॉडी का रेस्ट मास क्या है, वो मास जो वो बॉडी पजेस करती है जब वो रेस्ट में हो। इनका जो रेस्ट मास है वो बेसिकली 0 होता है। इस बात को हम देखते हैं कैसे 0 होता है। तुम इस चीज को महसूस भी कर सकते हो। ध्यान लगा के सोचो, कभी ऐसा हुआ आज तक कि भाई हम एक काम करते हैं, हम क्यों ना करें कि एक ना कार्डबोर्ड का एक बॉक्स ले लो और जब धूप निकली हुई है तो उस बॉक्स को खोल दो, उसमें धूप इकट्ठी कर लो और जब रात हो अंधेरा हो उस बॉक्स को खोलो, चारों तरफ उजाला ही उजाला हो, है ना। लेकिन ध्यान लगा के सोचोगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा मुमकिन होता तो ना तो हमको ट्यूब बनानी पड़ती ना हमको बल्ब बनाना पड़ता, है ना। बड़ी सोचने की बात है कि तुम लाइट को कैप्चर नहीं कर पा रहे हो। ये लाइट जिसकी वजह से वीडियो चल रही है, सब कुछ हो रहा है, ये लाइट दिखाई तो दे रही है लेकिन तुम इसको पकड़ नहीं पा रहे हो। भाई उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है यार कि ये जिन पार्टिकल से मिलकर के बनी है उस पार्टिकल का जो रेस्ट मास है ना वो रेस्ट मास ही 0 है। मतलब फोटोन रेस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा क्यों नहीं करता? इसका कारण है फॉर्मूला m बराबर m नॉट अपॉन में √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इस फॉर्मूले में ये जो m नॉट होता है भाई ये हम लोगों का रेस्ट मास होता है। दिस m नॉट इज बेसिकली रेस्ट मास, है ना। इस बात को बहुत अच्छे से तुम लोग को समझने की जरूरत है। अच्छा फोटोन के लिए जो वेलोसिटी है वो तो लाइट की स्पीड के बराबर है ना। फोटोन के लिए v इज इक्वल टू सी है और क्योंकि v इज इक्वल टू सी है तो ध्यान लगा के देखो m बराबर m नॉट अपॉन में 0 हो गया तो m नॉट बराबर हुआ m इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो हो गई ना ये बात प्रूव कि भाई बेसिकली इनका जो रेस्ट मास होता है वो क्या होता है? 0 होता है। इसका मतलब ये है कि ये लोग जो है रेस्ट में एग्जिस्ट करते ही नहीं है ना जी। तीसरी प्रॉपर्टी जो ये कहती है कि यार अ फोटोन इज न्यूट्रल। फोटोन बिल्कुल न्यूट्रल होता है। इट इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कि ये बिल्कुल न्यूट्रल है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होता। इसको भी अगर तुम चाहो तो बड़े ध्यान से एक बहुत छोटे से एक्सपेरिमेंट के थ्रू सोच सकते हो। जैसे तुम लोगों ने कभी देखा होगा कि पावर की लाइंस होती हैं, जैसे हमारे घरों के बाहर ना तार डले हुए होते हैं, तो कई बार बेयर लाइंस भी होती हैं, नंगे तार भी होते हैं जिनमें से करंट जो है फ्लो हो रहा होता है। तो क्या कभी तुम लोगों ने ऐसा ऑब्जर्व किया कि वो तार के पास रोशनी आके इकट्ठी हो रही हो? तुमने ऐसा कभी महसूस नहीं किया होगा। उसका कारण क्या है? फोटोन न्यूट्रल है और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से ना ये अट्रैक्ट होता ना ये रिपेल होता। तो इसलिए हमने ये प्रॉपर्टी लिखी, फोटोन इज न्यूट्रल, इट इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और एक और प्रॉपर्टी है जो मैं डिक्टेट करता हूं वो तुम लिख सकते हो कि अंडर सुइटेबल कंडीशंस अ स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स कैन शो डिफ्रैक्शन। जब कंडीशंस परफेक्ट होती हैं तो फोटॉन्स की एक स्ट्रीम डिफ्रैक्शन भी शो कर सकती है। और भी हम लिख देते हैं कि ईच फोटोन, एक और प्रॉपर्टी है जो मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप लिख सकते हो कि ईच फोटोन has got a particular frequency which imparts color to it। हर फोटोन की अपनी एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है जिसकी वजह से उसको कलर मिलता है। ये बात तुम सब लोग जानते होगे कि हम अलग अलग कलर के कपड़े पहनते हैं
तो वो अलग अलग कलर का कपड़ा इसलिए है क्योंकि वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट को हमारी तरफ या अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को हमारी तरफ जो है डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो बेसिकली फोटोन में इतना ही बहुत है ना। ज्यादा से ज्यादा आएंगी तो 3-4 प्रॉपर्टी आप लोगों से वो लिखवाएगा, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं आएगा। तो इसको आप उतार लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये फोटोन हो गया भाई। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग ना, तो आगे आ जाती है एक ऐसी बात जिसके ऊपर ये बेसिकली पूरा चैप्टर बेस्ड है। एक अच्छा सा फेनोमेना है, इसका नाम है भाई इलेक्ट्रॉनिक एमिशन, है ना। इसके लिए ही हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक एमिशन। तो इससे पहले कि हम लोग पढ़ें, मैं तुम लोगों को एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। जैसे मान लो, अगर ध्यान से सोचा जाए, मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 और पुरानी वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई 281 बनती है। तो ये न्यूक्लियस हुआ सेंटर में और यहाँ पे एक K शेल, L और M, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन और 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन, सो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब एक बहुत छोटी सी बात है, ये बात हम सभी लोग बहुत अच्छे से भाई जानते हैं, समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं। अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं कि क्यों घूम रहा भाई ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन पागल है क्या, ये बावला बावला हो गया है क्या, है क्यों घूम रहा है ना। तो कोई ना कोई तो मजबूरी रही होगी ना, क्योंकि कोई भी किसी के चारों तरफ ऐसे ही तो घूमने की कोशिश नहीं करेगा ना भाई। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, उसका कुछ कारण होगा। हमने दिमाग लगाया, बोला भाई क्यों घूम रहा है। हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और न्यूक्लियस के पास है प्रोटॉन, और न्यूक्लियस के प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ भाई खींच रहे हैं उठा करके। तो जब ये इसको अपनी तरफ बेसिकली भाई खींच रहे हैं उठा करके, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब क्या इसकी आजाद होने की इच्छा है यार, सबकी आजाद होने की इच्छा होती है, लेकिन इच्छा होने से क्या होगा, क्या ये आजाद हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये आजाद क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस ने यार इसके ऊपर ना कुछ फोर्स लगा रखी है, जिससे न्यूक्लियस ने इसको पकड़ के अपनी तरफ खींच रखा है। लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा ये इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आए, तो तुम्हें इस इलेक्ट्रॉन की मदद करनी पड़ेगी। और मदद करने की कंडीशन ये होगी कि देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, मान लो 100 जूल एनर्जी न्यूक्लियस ने लगाई हुई है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन के पास अपनी कोई एनर्जी नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक नंबर का कंगला आदमी है, इसके पास कुछ नहीं है। तुम अगर इसको बाहर निकालना चाहते हो तो तुम्हें इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी देने की कंडीशन ये है कि भाई साहब कम से कम 100 जूल तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी, तभी तो ये इससे डिटैच होगा और बाहर आ जाएगा। अगर मान लो तुमने इसको 100 जूल दे दी, तो इलेक्ट्रॉन तुरंत इस न्यूक्लियस को लात मार के बाहर निकल जाएगा, और इस इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के फेनोमेना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इमिशन। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इमिशन की डेफिनेशन क्या बनती है, आप लिख सकते हो, मैं इलेक्ट्रॉनिक इमिशन की डेफिनेशन डिक्टेट कर रहा हूं। द फेनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटालिक सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक इमिशन, है ना। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग इट, द फेनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटालिक सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक इमिशन। एक मेटालिक सरफेस से अगर इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक इमिशन बोलेंगे। अच्छा, अपने आप से इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा, उसके लिए मैंने तुम लोगों को पूरी रामायण समझा दी, भाई तुमको इसकी मदद करनी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं होगा। तो जिस हिसाब से हम लोग मदद करते हैं, उस मदद के आधार पर हम लोग क्लासिफाई करें, तो इलेक्ट्रॉनिक इमिशन ना कई वैरायटी का बन जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इमिशन कई वैरायटी का होता है। जैसे सबसे पहला इमिशन, इसको बोलते हैं थर्माइनिक इमिशन। दूसरा इमिशन कोल्ड कैथोड इमिशन। तीसरा इमिशन सेकेंडरी इमिशन, और लास्ट वाला रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, है ना। एक एक करके हम इन लोगों को पढ़ते हैं, ये क्या होता है। देखो बात को समझो, निकलेंगे चारों में ही इलेक्ट्रॉन। अंतर क्या है, एनर्जी देने के तरीके का फर्क है। जैसे हम बात करें थर्माइनिक इमिशन की, तो थर्म का मतलब है थर्मल, थर्मल का मतलब है हीट, यानी कि थर्माइनिक इमिशन में आप इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट,
आप हीट करेंगे, उससे जो एनर्जी बनेगी उस एनर्जी को गेन करके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और अगर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं थर्म आयनिक इमिशन। नाउ सेकंड इज कोल्ड कैथोड इमिशन। इसमें बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, उससे जो एनर्जी जनरेट होगी उसको लेकर के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। जब सेकेंडरी इमिशन एक बढ़िया इमिशन है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो ये एक मेटल का पीस है, मेटल का कोई भी टुकड़ा है, हम क्या काम करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की इस पे बॉम्बार्डमेंट कराते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन आपने इससे बॉम्बार्डमेंट कराया इसको बोला जाता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। अब ये बात आप लोग सभी जानते हैं कि कोई भी कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक तो नहीं होती, कोलिजन इनइलास्टिक होती है, और उस कोलिजन में कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगी। तो जो एनर्जी लॉस हुई, ये यहां वाला इलेक्ट्रॉन जो मेटल में होगा उस एनर्जी को गेन करेगा और गेन करके बाहर निकल जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन निकला इसको हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इस इमिशन को सेकेंडरी इमिशन कहते हैं। और आखिरी वाला इमिशन है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। अब मैं तुमको एक बात बताऊं, ये 3 इमिशन मैंने बहुत स्मॉल में निपटा दिए क्योंकि ये तीनों ही हमारे सिलेबस में है नहीं। हमारे सिलेबस में केवल ये वाला इमिशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो इसकी चर्चा हम लोग पूरी इन डिटेल में करेंगे। अभी आगे हम लोग पूरा इसी की ऊपर जो है चर्चा करेंगे। तो पहले इसको उतार लो, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं, आइए। और अब अपन लोग बेसिकली क्या शुरुआत करेंगे, देखो बात को समझो। अब हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ये जो पूरी यूनिट है ना यार, ये जो पूरा चैप्टर है ना, इसी के बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के बारे में ही ये चैप्टर है। समझते हैं इसको इन डिटेल में क्या है। देखो, इस शब्द को 2 पार्ट में तोड़ लो, फोटो और इलेक्ट्रिक। बात को समझो, अगर फोटोन के पड़ने से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाए तो उसी को फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहेंगे। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, इस बात को ध्यान देंगे। अगर फोटोन के गिरने से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाए किसी मेटल से तो उसी को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहते हैं बेसिकली। अब बात को समझो, फोटोन किस में होते हैं भाई? फोटोन मैंने अभी अभी बताया ना कि लाइट के एनर्जी पैकेट को अपन लोग फोटोन बोलते हैं। ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, इजीली समझो। लाइट के जो एनर्जी पैकेट्स हैं उनको हम लोग बेसिकली फोटॉन्स बोलते हैं, ठीक है भैया। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट के पड़ने से अगर इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाए तो उसको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहेंगे। अब आप कहोगे कि सर हम तो अपने डेली लाइफ में देखते रहते हैं, दुनिया भर का मेटल होता है, लाइट भी उस पर पड़ रही होती है, इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकलता। तो याद करो, मैंने तुम्हें अभी क्या एग्जांपल बताया था, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहता है लेकिन न्यूक्लियस निकलने नहीं दे रहा। न्यूक्लियस ने 100 जूल की एनर्जी लगा रखी है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हो तो तुम्हें भी 100 जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी। इस बात को बहुत ध्यान से समझ लो। तो यार कोई भी लाइट आकर के पड़ जाएगी मेटल के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन तो तब निकलेगा जब उस लाइट के पास कम से कम फ्रीक्वेंसी होगी या कम से कम उसके पास एनर्जी होगी। सो बेसिकली जब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं तो क्या, देखो मैं डेफिनेशन डिक्टेट करता हूं, तुम लोग लिखो कि व्हेन लाइट of certain minimum frequency, when light of certain minimum frequency called threshold frequency nu naught, called threshold frequency nu naught falls on a metallic surface, comma, electrons are emitted from it. Electrons are emitted from it. Full stop. These electrons are called photoelectrons. These electrons are called photoelectrons, comma, the phenomena is called photoelectric emission. The phenomena is called photoelectric emission, and the current formed by these electrons is called photoelectric current.
द करंट फॉर्म्ड बाय दीज इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो मैंने क्या पढ़ाया तुम लोगों को, मैंने क्या डेफिनेशन में डिक्टेट किया है तुम लोगों को कि भाई जब कभी भी लाइट जिसके पास कुछ कम से कम फ्रीक्वेंसी, वो कम से कम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बात को समझो, मैंने कम से कम फ्रीक्वेंसी की बात क्यों की? मैंने कम से कम फ्रीक्वेंसी की बात इसलिए की क्योंकि कोई भी लाइट आके पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाएगी भाई। इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा जब उस लाइट के पास कम से कम एनर्जी होगी, और एनर्जी को डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी करती है, क्योंकि भाई एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच न्यू, तो एच तो सबके लिए कांस्टेंट है, तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इसलिए फ्रीक्वेंसी की बात की गई। वो जब लाइट आकर के पड़ती है किसी भी मेटल के ऊपर तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन के इन इजेक्ट होने के फिनोमेना को ही हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहते हैं। साथ के साथ डिफाइन कर लेते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को भी, तो लिखेंगे जरा इसकी भी डेफिनेशन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, it is defined as the minimum frequency of incident radiation at which photoelectric emission occurs। ये वो कम से कम फ्रीक्वेंसी, हिंदी में अगर मैं बात करूं ना इसको याद रखने के लिए, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बनेगी, ऐसे ही लिख लें कि वह कम से कम फ्रीक्वेंसी जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन स्टार्ट होगा। इससे कम फ्रीक्वेंसी दोगे भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन स्टार्ट नहीं होगा। एक चीज और समझ लो साथ के साथ, ये मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट, इसकी मल्टीप्लाई एच से कर दूं तो ये तो यार एनर्जी का फॉर्मूला बन गया ना, क्योंकि एनर्जी होती है एच न्यू, लेकिन क्योंकि न्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस एनर्जी को एक स्पेशल एनर्जी बोला जाता है फाई नॉट। तो फाई नॉट बराबर बना एच न्यू नॉट, और इस फाई नॉट को बच्चों बोला जाता है वर्क फंक्शन। ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो कम से कम फ्रीक्वेंसी है जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन स्टार्ट होता है, और वर्क फंक्शन वो कम से कम एनर्जी है जो कि चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन निकल सके। तो अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे वर्क फंक्शन की, और वर्क फंक्शन का फॉर्मूला जो रहेगा वो रहेगा एच न्यू नॉट। ध्यान से लिख लो डेफिनेशन वर्क फंक्शन की, इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी, इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट अ फोटो इलेक्ट्रॉन। कम से कम एनर्जी जो कि चाहिए ताकि फोटो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराया जा सके। इस बात को ध्यान से समझिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की प्रॉपर्टी है कि उसके पास में है या नहीं, ये उसकी प्रॉपर्टी है, जबकि वर्क फंक्शन जो है वो मेटल की प्रॉपर्टी है। इस बात को समझो, इसके बदल जाने से इंसिडेंट रेडिएशन कम भी हो सकती है, इंसिडेंट रेडिएशन ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन उसके बदल जाने से वर्क फंक्शन पे फर्क पड़ता नहीं है। उसका कारण है, बात को समझो कैसे। जैसे मान लो मैंने बोला था ना कि 100 जूल एनर्जी चाहिए, अब मान लो तूने 20 जूल की लाइट डाली, तो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए भाई वो तो 100 जूल ही रहेगी ना, 20 जूल थोड़ी हो जाएगी, है ना। बहुत सीधी सी बात है। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन का फंक्शन है, जबकि वर्क फंक्शन जो है वो मेटल का फंक्शन है। तो ये तो बेसिकली डेफिनेशन हुई। अभी आगे और इसके बारे में इन डिटेल चर्चा करते हैं। आओ जरा थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा जाए, स्टडी करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की। कैसे? देखो, स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, भाई ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, इसके रिजल्ट हमें याद होने चाहिए। ग्राफ भी पेपर में पूछ लेता है। किया क्या गया पहले ये समझो। एक ना ऐसे वैक्यूम ट्यूब ली गई, ऐसे एक ये प्लेट रखी गई P, एक ये प्लेट रखी गई भाई Q। P एक फोटोसेंसिटिव प्लेट थी। फोटोसेंसिटिव प्लेट की खासियत ये होती है कि जब इस पे लाइट पड़ती है तो ये इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। तो इसने इलेक्ट्रॉन एमिट किए ऐसे। मैं इस तरफ क्यों दिखा रहा हूं इलेक्ट्रॉन को, उसका कारण अभी बताऊंगा तुम लोग को, ठीक है जी। तो P जो है हम यहां पे लिख देते हैं कि P एक
फोटो सेंसिटिव प्लेट है। अब बात को समझो, ये जो करंट बनाएगा उसको मेजर करने के लिए एक मिली एमीटर, और जो वोल्टेज बनेगा उसको नापने के लिए मिली वोल्ट मीटर। हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। सर्किट को कंप्लीट करते हैं। टेंटेटिव आइडिया बता रहा हूं मैं तुम लोगों को कि क्या किया जाता है। ऐसे ध्यान से देखो तो हमने इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के थ्रू P को नेगेटिव पोटेंशियल और Q को हम लोगों ने पॉजिटिव पोटेंशियल भाई प्रोवाइड कराया है। अब तुमको समझ में आ रही होगी इलेक्ट्रॉन Q की तरफ क्यों भाग रहे हैं। ध्यान से समझो, इलेक्ट्रॉन Q की तरफ इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि Q जो है उसको पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा हुआ है, तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा वो अट्रैक्ट होगा Q की तरफ जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर इस प्लेट के ऊपर अट्रैक्ट होगा जिसका कि नाम Q है, तो बेसिकली कुछ करंट बनेगा। उस करंट को नापने के लिए मिली एमीटर और वोल्टेज को नापने के लिए मिली वोल्ट मीटर हमने लगा रखा है। अब हम बेसिकली इसमें करने क्या वाले हैं ये समझो। एक्सपेरिमेंट क्या किया गया और आपको उसके सीधे रिजल्ट पढ़ाए जाएंगे। लाइट जो पड़ रही है उसकी इंटेंसिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी और ये पोटेंशियल को चेंज कर करके देखा गया कि इस करंट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो जैसे सबसे पहले हम लोग बात करें, सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो आता है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। क्या रे जो लाइट है इसकी इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट है। अब इफेक्ट तो हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज समझनी बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए कि यार इंटेंसिटी आखिर होती क्या है। इंटेंसिटी इज एक्चुअली एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया इनटू में टाइम। एक बात बता दूं मैं तुम लोग को, ये इसकी डेफिनेशन भी पूछी गई है सीबीएसई में कि डिफाइन इंटेंसिटी। तो कैसे लिखोगे इंटेंसिटी की डेफिनेशन? इट इज डिफाइंड एज एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दिस इज इंटेंसिटी। तो हमने क्या काम किया, ये जो लाइट ऊपर से आ करके पड़ रही है ना भाई, इस लाइट की इंटेंसिटी को धीरे धीरे बढ़ाया और फिर ये देखा कि करंट पे क्या फर्क पड़ता है। ये मिली एमीटर जो है इसकी रीडिंग नोट करी। जब हम लोगों ने ग्राफ बनाया तो देखो कुछ ऐसा ग्राफ हम लोगों को ऑब्टेन हुआ। इस एक तरफ हमने लिया फोटो इलेक्ट्रिक करंट और दूसरी तरफ हमने कंसीडर की इंटेंसिटी। ग्राफ आया भाई स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट। और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, इसका मतलब क्या हुआ यार, इसका एकदम सीधा सीधा सा मतलब है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के। दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। अच्छा एक चीज समझो, करंट कब बढ़ेगा? जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं उनकी संख्या बढ़े। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इंटेंसिटी के। क्योंकि सोच के देखो ना, करंट तो केवल तभी बढ़ेगा ना जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये तो सबसे पहला इफेक्ट हुआ, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इस ग्राफ को याद रखना। ध्यान रखने वाली बात यह है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा दूसरा जो फैक्टर आता है इसमें, उसको हम लोग कहते हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। अब इससे पहले कि हम लोग इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल पढ़ें, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज हमें पढ़नी है जिसको कि भाई हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझो ये क्या है, इधर देखो बहुत ध्यान से। ये इलेक्ट्रॉन Q की तरफ इसलिए जा रहे हैं ना क्योंकि ये वाली प्लेट पॉजिटिव है। अगर ये प्लेट नेगेटिव हो जाए तो क्या इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ नहीं जाएंगे तो क्या करंट बनेगा? जी नहीं, करंट का बनना बंद हो जाएगा। तो बहुत आसान शब्दों में, वो कम से कम नेगेटिव पोटेंशियल जो Q को दिया जाए ताकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाए, उसी पोटेंशियल को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। तो जब डिफाइन करते हैं तो हम क्या लिखेंगे? इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू पॉजिटिव प्लेट एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो। वो कम से कम नेगेटिव पोटेंशियल जो कि पॉजिटिव प्लेट को दिया जाए जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट एकदम से जीरो हो जाए, उसी पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। भाई स्टॉपिंग का मतलब रुकने, स्टॉप मतलब रुकना।
वो पोटेंशियल जो करंट के बनने को रोक दे, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। तो डेफिनेशन लिख लो, मैं वापस से डिक्टेट कर देता हूं। इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू पॉजिटिव प्लेट at which photoelectric current becomes zero, at which photoelectric current becomes zero। तो इस पोटेंशियल को कहा गया भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है ना। ये कहानी हुई। अब इसके ऊपर ना दो बड़े जबरदस्त ग्राफ ड्रॉ किए गए हैं और उनके इन्फ्रेंस बहुत जबरदस्त हैं। तो पहले इसको बना लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई।